नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र भौरिया जीत सर पीएस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 8वीं कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के अध्याय नंबर 6 के चैप्टर नंबर जो होगा वो होगा राष्ट्रपति की शक्तियां या राष्ट्रपति के कार्य। आज का जो चैप्टर होगा वो ये होगा, राष्ट्रपति की शक्तियां और राष्ट्रपति के कार्य। इससे पहले राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। राष्ट्रपति को पद से पदच्युत यानी उसको पद से हटाने की विधि है, उसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं, महाभियोग विधि के बारे में। आज जो आपका चैप्टर होगा, नया चैप्टर होगा, वो होगा राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य। राष्ट्रपति की दो प्रकार की शक्तियां होती हैं, सामान्यकालीन शक्ति और संकटकालीन शक्ति। आज जो चर्चा का विषय रहेगा वो रहेगा राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियां। आर्टिकल 53 अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका जो होती है उसकी संपूर्ण शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ये मैं पहले आपको अवगत करा चुका हूं। उन शक्तियों का इस्तेमाल राष्ट्रपति है वो स्वयं भी कर सकता है या फिर अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से भी कर सकता है। अब वो अधीनस्थ पदाधिकारी कौन होते हैं? वो होती है आपकी मंत्री परिषद। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों के बारे में। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लग रही है तो आप चैनल पर जाके सदस्यता लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। चलो हम शुरू करते हैं आज का हमारा अगला टॉपिक। देखिए, राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्ति। सामान्यकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों में अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्ति है वो कार्यपालिका से संबंधित है, विधायी शक्तियों से संबंधित है, वित्तीय शक्तियां हैं, न्यायिक शक्ति है। ये राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्ति है। अब देखो होता क्या है, राष्ट्रपति की आज हम कार्यपालिका शक्ति पढ़ेंगे तो आप बुक उठा के देखेंगे 10वीं के जो छात्र हैं उसके समस्या क्या आती है, 12वीं के जो छात्र हैं उसके समस्या क्या आती है। जब हम बुक उठा के देखते हैं तो बुक के अंदर आपको एक बहुत बड़ा पैराग्राफ दिखाई देता है। सर जी पैराग्राफ याद नहीं होता है, पैराग्राफ याद नहीं होता तो हम किस लिए, आप ये बताइए। पैराग्राफ याद नहीं होता तो हम किस लिए, इसीलिए है। और ये जो प्रयास है वो इसीलिए हमने शुरू किए ताकि वो पैराग्राफ भी आपको समझ में आए। तो आज हम उन्हीं पैराग्राफों की बात करेंगे जो बड़े बड़े दिखाई देते हैं आपको, उसको हम आपको एकदम इजी बना के देंगे। चलो शुरू करते हैं आज की राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्ति। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है आर्टिकल 53। आर्टिकल जो 53 है उसमें कार्यपालिका की संपूर्ण शक्ति किस में निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। अब आगे दो बात ध्यान में रखने हैं, राष्ट्रपति इन शक्तियों का स्वयं भी प्रयोग कर सकता है या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों से भी इसका प्रयोग कर सकता है, माध्यम से उसकी। अब वो अधीनस्थ कौन हुए? संघ की मंत्री परिषद। ये तो बात हुई हमारी कि किस आर्टिकल में राष्ट्रपति को शक्तियां दी गई। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्ति। राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों में बात करें तो पहली शक्ति है राष्ट्रपति की कार्यपालिका से
संबंधित है। कार्यपालिका से संबंधित। अब कार्यपालिका से संबंधित राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उसमें आपको बुक में बहुत बड़ा पैराग्राफ दिखाई देता है। सर जी कौन रटीज है, कौन नहीं याद हो हमारा। देखिए किस तरीके से याद होगा। कार्यपालिका जो शक्ति है उसको हम पैराग्राफ में नहीं देखेंगे, उसमें हम ये देखेंगे कि राष्ट्रपति को कार्यपालिका से संबंधित कौन कौन से अधिकार मिले हुए। ऐसे अधिकार हम यहां पर बिंदु बनाकर लिखेंगे जो अधिकार राष्ट्रपति के कार्यपालिका अधिकार से संबंधित है या कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। तो उनको हम पैराग्राफ में नहीं देखेंगे, उसके बिंदु बना देंगे। आपको बिंदु ध्यान में रखना है कि ये वो अधिकार है जो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। तो देखिए नंबर 1, प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। उसके बाद हम बात करें राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति। उसके बाद हम बात करें सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। उसके बाद हम बात करें महालेखा परीक्षक की नियुक्ति। उसके बाद अगर हम देखें तो कई प्रकार के आयोग आ जाते हैं। कई प्रकार के क्या आ जाते हैं? आयोग। जैसे निम्न आयोगों के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति। अब देखो इसमें निम्न कौन कौन से आते हैं। निम्न में इसमें वित्त आयोग भी आ सकता है, निर्वाचन आयोग आ जाएगा आपका। निर्वाचन आयोग के बाद आपका मानवाधिकार आयोग भी आ जाएगा। मानवाधिकार आयोग के बाद अगर हम बात करते हैं तो उसके बाद आपका अल्पसंख्यक आयोग आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा आपका वित्त आयोग। उसके बाद आ जाएगा आपका महिला आयोग। तो ये वो आयोग है
राजभाषा आयोग है। अब देखो पैराग्राफ कहां है भाई, ये वो बिंदु है जो आपको याद रखने हैं और ये बिंदु है, यही राष्ट्रपति की कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां हैं। देखिए कार्यपालिका से संबंधित राष्ट्रपति की शक्ति। अब कार्यपालिका से संबंधित राष्ट्रपति की शक्ति क्या क्या है, पैराग्राफ नहीं देखना आपको, बुक में जो पैराग्राफ है भूल जाओ उसको, बिंदु ध्यान में रखो। ये ध्यान में रखो कि ये काम राष्ट्रपति करता है तो ये राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियां होती हैं। प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है इस तरीके से, ये एल है, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री। आगे बात समझ में। अब प्रधानमंत्री क्या देगा, सलाह, और सलाह के बाद यहां अन्य मंत्री बनेंगे और इन मंत्रियों को नियुक्त कौन करेगा, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति नंबर 1। राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है जो इसकी कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है जो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति है। महालेखा परीक्षक, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिट जनरल, महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। महालेखा जो परीक्षक है उसका उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 में, 148 में। महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ये इसके कार्यपालिका से संबंधित है। अब निम्न आयोगों के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। वो निम्न आयोग और कौन कौन से हैं, सदस्य क्या है उसके अध्यक्ष, तो देखो वित्त आयोग का अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष, मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, वित्त आयोग का अध्यक्ष, महिला आयोग का अध्यक्ष, राजभाषा आयोग है। ये वो आयोग है जिनके अध्यक्ष और इनके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब दोस्तों इसमें पैराग्राफ कहां है बताइए मुझे। ये राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियां हैं जिसमें पहली शक्ति है कार्यपालिका से संबंधित। कार्यपालिका से संबंधित शक्तियों में आपको ये बिंदु ध्यान में रखने हैं बस, और कुछ नहीं करना है। ये बात हुई ना सीधी सी, सर जी याद गुन्यो है, सर जी नंबर को मारा याद गुन्यो। आप इस चैनल पे आके स्टडी कीजिए, फिर आपको पता चलेगा याद होते हैं या नहीं थे। अब भी याद नहीं हो तो कमेंट करके बताइए कि फिर भी याद नहीं हो रहे, याद होंगे। तो हमने राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति है, उसमें हमने उसका पहला बिंदु पढ़ लिया है, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति के बारे में। आगे बात समझ में। अब हम कुछ अन्य चीजों की बात करें। इसमें बिंदु हमारा वही रहेगा, कार्यपालिका से संबंधित शक्ति। कार्यपालिका से संबंधित पहली शक्ति हमने पढ़ ली, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति। अब इसमें हम दूसरा क्या पढ़ रहे हैं, दूसरा हम पढ़ रहे हैं प्रशासन से संबंधित शक्ति। प्रशासन से संबंधित शक्ति, प्रशासन से संबंधित शक्तियां। अब देखो राष्ट्रपति को कार्यपालिका शक्ति में प्रशासन से संबंधित कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त है। पहली हमने कार्यपालिका से संबंधित पढ़ी, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति। अब हम पढ़ रहे हैं प्रशासन से संबंधित शक्ति। अब प्रशासन से संबंधित शक्तियों में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें आपको कुछ भी रटन विद्या लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपको क्या करना है, प्रशासन से संबंधित राष्ट्रपति को कार्यपालिका शक्ति क्या क्या है। नंबर 1, दोनों सदनों की संयुक्त
बैठक की नियमावली राष्ट्रपति तैयार करेगा। दोनों सदन का मतलब क्या हो गया, एल और आर। एल आर दोनों की संयुक्त बैठक। आर्टिकल याद रखना आप, आर्टिकल 108 में इसका प्रावधान किया गया है। अब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है, इसकी नियमावली क्या होगी, इसके क्या नियम होंगे, कब बैठाई जा सकती है, ये पूरा नियमावली तैयार करने का जो अधिकार है ये है राष्ट्रपति को। उसके बाद सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित नियम। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के अंदर जो कर्मचारी होते हैं उसकी नियुक्ति को लेकर क्या नियम होंगे, वो नियम भी राष्ट्रपति ही तय करता है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये जो महालेखा परीक्षक है, महालेखा परीक्षक की शक्तियां क्या होंगी, यानी महालेखा परीक्षक है उसकी शक्तियां क्या होंगी, वो भी राष्ट्रपति निर्धारित करता है। परंतु राष्ट्रपति किसके परामर्श से निर्धारित करता है, संघ की मंत्री परिषद के परामर्श से निर्धारित करता है। तो ये हो गई राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्ति है, उसमें प्रशासन से संबंधित शक्ति। हमने क्या किया है, कार्यपालिका की एक शक्ति को अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया। पैराग्राफ नहीं रखा हमने, अलग अलग भाग बना दिए इसके। नंबर 1 बना दिया हमने महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति। कौन कौन से पदाधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जो आपको बता दिया। उसके बाद हमने इसमें से निकाल लिया कि प्रशासन से संबंधित राष्ट्रपति क्या क्या काम करता है, वो अलग कर दिया आपका। अब हम इसमें अगली जो बात करेंगे वो करेंगे विदेशिक शक्ति। कार्यपालिका है, इससे संबंधित आपकी जो तीसरी शक्ति होगी वो होगी वैदेशिक शक्तियां। वैदेशिक शक्ति का मतलब होता है दूसरे देशों से संबंधित राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियां मिली हुई हैं। तो जैसे अन्य देशों के दूतावासों में भारतीय राजदूत की नियुक्ति करना, अन्य देश के राजदूत के, अन्य देश का जो राजदूत है उससे अन्य देश के राजदूत के आगे प्रमाण पत्र स्वीकार करना। उसके बाद अन्य देशों के साथ होने वाली संधि व समझौते पर हस्ताक्षर करना। यह आपकी राष्ट्रपति की हो गई वैदेशिक शक्तियां, यानी दूसरे देशों से संबंधित शक्तियां। वैदेशिक शक्ति में क्या होगा, अन्य देशों में
जो दूतावास है, भारतीय दूतावास, उसमें भारतीय राजदूत की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, जो इसकी वैदेशिक शक्ति होगी। अन्य देशों के जो राजदूत भारत में आएंगे उसके प्रमाण पत्र को स्वीकार करना, और भारत दूसरे देशों के साथ अगर कोई समझौता करता है, संधि करता है, उस पर हस्ताक्षर करके उसको स्वीकार करना। यह हो गई वैदेशिक शक्तियां। या हम यूं कह सकते हैं कि जो समझौता होता है वो राष्ट्रपति के नाम से होता है। किसके नाम से होता है? राष्ट्रपति के नाम से होता है। अब हम बात करें सैनिक क्षेत्र में जो शक्ति मिली हुई है उसकी। चौथी शक्ति है आपकी सैनिक शक्ति। अब सैनिक शक्ति में आपको पता है राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। परंतु यहां पर ध्यान में बात रखने की बात यह है, परंतु सेनाओं से संबंधित, तीनों सेनाओं से संबंधित जो कानून बनाने का अधिकार है, कानून बनाने का अधिकार, वो किसको है? संसद को है। आगे बात समझ में? अब देखिए, चाहे शांति की बात हो, चाहे युद्ध की बात हो, चाहे सेना के प्रयोग की बात हो, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति जरूर है, परंतु ना तो संसद के अनुमोदन के बगैर युद्ध की घोषणा की जा सकती है, ना ही शांति या फिर ना ही सेनाओं का प्रयोग किया जा सकता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होने के साथ साथ जब तीनों सेनाओं की जो शक्ति है उसका अगर प्रयोग करता है तो उसको संसद से परामर्श तो लेना ही होता है। संसद से जो संसद द्वारा जो कानून बनाए हुए हैं उनके अनुरूप ही उसको इनका प्रयोग करना होता है। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति को हमने 4 भागों में बांट दिया है। एक तो महत्वपूर्ण पदाधिकारी, कौन कौन से पदाधिकारियों की नियुक्ति होती है। नंबर 2 हमने इसमें क्या कर दिया? प्रशासन से संबंधित कर दिया। नंबर 3 विदेशी कर दिया। नंबर 4 कर दिया हमने सेना से संबंधित, और चारों को हमने बिंदुओं में अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया। आशा करता हूं कि आपको राष्ट्रपति की कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां समझ में आई होंगी। अगर आपको इसी तरीके से समझ में आती रहेंगे तो आप हमारा उत्साहवर्धन करते रहें ताकि हम आप तक ये सामग्री पहुंचा सकें। जय हिंद, जय भारत।